नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। भारत ने चिनाब नदी से पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका। रियासी के सलाल डैम के सभी दरवाजे किए गए हैं बंद। डैम बंद होने से चिनाब में पानी कम, नदी में अब दिख रहे हैं पत्थर। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई ढली। अब सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को अगली सुनवाई। वक्फ कानून को लेकर 5 याचिकाएं। वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हरियाणा से पानी विवाद। पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन। आप विधायक ने बीबीएमबी के ऑर्डर की कॉपी फाड़ी। मान सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा बोर्ड। क्लेट यूजी 2025 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने के आदेश पर लगाया था स्टे। देहरादून में बादल फटने से सांग नदी में बाढ़। एमपी राजस्थान समेत 26 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। 7 से 8 मई के बाद बढ़ेगी गर्मी। और आज 25 राज्यों में आंधी तूफान का रेड अलर्ट। दिल्ली में फ्लाइट ऑपरेशन पर असर। एमपी राजस्थान में आंधी बारिश से टेंपरेचर 10 डिग्री तक गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को अगली सुनवाई होनी है। आपको बता दें, अहम मामले में वक्फ संशोधन कानून को लेकर 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई ढली। अब सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को अगली सुनवाई होनी है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी गई है। तो देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर। वक्फ संशोधन कानून में संशोधन। अब सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को अगली सुनवाई होगी। 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं। संशोधन कानून को लेकर अब 5 याचिकाएं दाखिल की गई। वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी गई है। 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं। तो फिलहाल सुनवाई टली है वक्फ संशोधन बिल पर। अब सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को अगली सुनवाई होगी। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ढली है। आपको बता दें, सुनवाई ढली। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 15 मई को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित है। 5 याचिकाएं दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई टली है। अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की गई है। 5 याचिकाओं के माध्यम से अब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन कानून को लेकर 2 बजे से सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच में होना था, जिसमें जस्टिस सीए संजीव कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन को सुनवाई करना था। लेकिन अचानक ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है और अब इसकी अगली सुनवाई 15 मई को करेंगे। इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया था कि वो सुनवाई में मौजूद नहीं रह सकते हैं, जबकि हलफनामा सरकार की तरफ से दाखिल किया गया उस पर केंद्र सरकार पर पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मौजूद रहना था। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड MIM ओवैसी की तरफ से भी अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को खड़ा होना था, जो विपक्ष के तौर पर वहां पर अपना दलीलें और पक्ष रखते। लेकिन फिलहाल सुनवाई करने से इसे केंद्र सरकार को राहत के तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि ज्यादातर उम्मीद यही सब लगा के बैठे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई होगी, 3 जजों की बेंच का अगर कोई फैसला आता है तो वक्फ संशोधन कानून की वैधता पर सवाल अगर सुप्रीम कोर्ट उठाता है और इसको अवैध करार देता है तो राहत की बात होगी। लेकिन
फिलहाल अभी बढ़ती हुई मुश्किलों को तौर पर केंद्र सरकार का देख रहे थे, जो लगातार वकीलों के बयान आ रहे थे। फिलहाल अब अगली सुनवाई तक क्या होगा, इंतजार करना होगा। फिलहाल केंद्र सरकार दाखिल भी अपने हलफनामे पर अडिग है और वो अपनी दलीलें इसके सही होने और वैध होने और संसद से पास के कानून के तौर पर देखती है। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई टली, अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। और अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां राहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका खारिज हुई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय की दी छूट। लखनऊ बेंच ने याचिका की लखनऊ बेंच ने याचिका निस्तारित की है। एस विघ्नेश सिसिर ने दाखिल की थी याचिका। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय की छूट दी है। लखनऊ बेंच ने याचिका निस्तारित की है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहा है। एस विघ्नेश सिसिर ने दाखिल की थी याचिका। अब यह याचिका हाईकोर्ट ने निस्तारित की है। राहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका खारिज की गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय की छूट दी। लखनऊ बेंच ने याचिका निस्तारित की है। याचिका को खारिज करते हुए याचिका निस्तारित की है। इस वक्त की अहम खबर, एस विघ्नेश सिसिर ने दाखिल की थी याचिका। लखनऊ बेंच ने याचिका निस्तारित की है। इस वक्त की अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको दिखाना है। एस विघ्नेश सिसिर ने दाखिल की थी ये याचिका। राहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका खारिज हुई। और इस अहम खबर पर अपडेट के लिए शिवा शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, राहुल गांधी की नागरिकता संबंधित याचिका जो हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, उसको हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए याचिका निस्तारित की है। विघ्नेश सिसिर ने यह याचिका दाखिल की थी। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? देखिए मनोज, अभी कुछ देर पहले लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी भाजपा नेता और कर्नाटक के वकील एस विघ्नेश द्वारा, उसको निस्तारित करते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले को लेकर के, नागरिकता के मामले को लेकर के याची दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय अपना सकता है, जिसके लिए वो स्वतंत्र है और कोर्ट इसमें किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं करेगा, ना ही कोई सीमा बढ़ा पाएगा। तभी इसको देखते हुए निस्तारण कर दिया है। और अब जरूर राहुल गांधी की मुश्किलें थोड़ी कम हो गई है, इसलिए क्योंकि उनकी नागरिकता को लेकर के सवाल उठे थे, तो ब्रिटेन के नागरिक हैं या फिर भारत के नागरिक हैं। तो पहले कोर्ट ने 21 अप्रैल को जब सुनवाई की थी, तो आज उसने हलफनामा केंद्र सरकार से दाखिल करने के लिए कहा था कि वो ये तय करे कि आखिरकार राहुल गांधी किस देश के नागरिक है। लेकिन आज जब सुनवाई हुई, तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को एक रिलीफ दे दी है और याचिकाकर्ता को एक ये कहा है कि कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाए, ताकि इस मसले पर कहीं और बात हो सके। लेकिन अब पूरा ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर टाइप होने के बाद ही मनोज पता लगेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल एक बड़ी खबर है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो मुश्किलें याचिकाएं बढ़ा सकती थी, उसको फिलहाल निस्तारित कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल शिवा शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया था। राहुल गांधी की नागरिकता संबंधित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय की छूट दी है। तो इस वक्त की अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ बेंच ने याचिका निस्तारित की है। याचिकाकर्ता को वैकल्पिक अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। राजधानी दिल्ली से अहम खबर है। आपके पूर्व विधायक नरेश बाल्यान पर मक्कू का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराई। नरेश बाल्यान व अन्य आरोपियों को प्रतियां उपलब्ध कराई गई। दस्तावेजों की जांच के लिए अगली तारीख सूचीबद्ध की गई है। कोर्ट में 19 मई को होगी अगली सुनवाई। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराई। नरेश बाल्यान अन्य आरोपियों को प्रतियां उपलब्ध कराई गई। दस्तावेजों की जांच के लिए अगली तारीख सूचीबद्ध की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं।
कोर्ट में 19 मई को अगली सुनवाई निर्धारित की है। तो दिल्ली से अहम खबर, आपके पूर्व विधायक नरेश बाल्यान पर मकोका का यह मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूरक आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराई। नरेश बाल्यान और अन्य आरोपियों को प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। दस्तावेजों की जांच के लिए अगली तारीख सूचीबद्ध की गई। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पंजाब से अगली अहम खबर, जहां पंजाब हरियाणा के बीच चल रहे विवाद का यह मामला। बीबीएमबी पहुंचा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। बीबीएमबी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। वो एक स्वतंत्र निकाय है, बीबीएमबी की तरफ से ये बात कही गई। पंजाब हरियाणा जल विवाद, बीबीएमबी पहुंचा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। बीबीएमबी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। वो एक स्वतंत्र निकाय, बीबीएमबी की तरफ से यह बात कही गई। तो बीबीएमबी पहुंचा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में दायर की याचिका। बीबीएमबी ने कहा कि वह एक स्वतंत्र निकाय है। और अगली अहम खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां नहीं थम रहा है हर्ष फायरिंग का मामला। लग्न फलदान के कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग फिर से हुई है। गोली लगने से 2 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है। घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। हालत गंभीर होने से ग्वालियर नकिया रेफर किया गया है। बरासो थाना क्षेत्र के दोडनपुरा गांव की यह पूरी घटना है। तो भिंड से अहम खबर, हर्ष फायरिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और एक बार फिर भिंड में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। हालत गंभीर होने से ग्वालियर नकिया रेफर किया गया। बरासो थाना क्षेत्र के दोडनपुरा गांव की यह घटना है। तो भिंड से अहम खबर, नहीं थम रहा हर्ष फायरिंग का मामला। गोली लगने से 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर ग्वालियर रेफर किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम तिगर्रे का पूरा लाहर। कौन सा गाँव? तिगर्रे का पूरा। खाना कौन सा लगता है? लाहर।
और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह शंख द्वार के ऊपर रखी बैटरियों में अचानक आग की घटना सामने आई। आग देखते ही देखते फैलने लगी। आग से धुआं उठता देख वहां मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। हालांकि तत्काल ही आग पर काबू पा लिया गया। मामले में मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद्र जूनवाल ने बताया कि शंख द्वार के ऊपर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैटरियां रखी हैं, जिसमें गर्मी के चलते आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। किसी तरह का कोई नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। तो ये महाकाल मंदिर परिसर की तस्वीरें हैं, जहां महाकाल मंदिर परिसर में आग की घटना सामने आई है। शंख द्वार के ऊपर बैटरियों में आग की घटना सामने आई। धुआं उठता देख आनन फानन में आग बुझाने का प्रयास किया गया और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। और अब छत्तीसगढ़ की खबर का रुख करते हैं। अंबिकापुर के आदिम जाति सहकारी समिति जमड़ी में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ। 2024 की ऑडिट रिपोर्ट में शंकरगढ़ और कुसमी सहकारी बैंकों में वर्ष 2012 से 2022 के बीच 23 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। प्रशासन द्वारा गठित जांच टीम की रिपोर्ट में यह पता चला है कि बिना बाउचर और दस्तावेजों के करोड़ों का आहरण किया गया। साथ ही निजी व्यावसायिक संस्थानों के खातों का भी दुरुपयोग हुआ। कलेक्टर सरगुजा और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी विलास भास्कर ने बैंक के सीईओ समेत 7 कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में चल रहे महापौर क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में पहुंची मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने औपचारिक तौर पर मैच भी खेला, जिसमें महापौर मंजूषा भगत की गेंदबाजी पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जमकर बल्लेबाजी की। महापौर क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन अवसर पर मंत्री और महापौर महिला खिलाड़ी की जुगलबंदी ने समा बांधी। दोनों के प्रदर्शन से मौजूद प्रतिनिधियों ने जमकर आनंद उठाया। दरअसल 13 अप्रैल से महापौर क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में की गई थी, जिसमें अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों की टीमों ने भाग लिया था और ये क्रिकेट मैच लगभग 17 दिनों तक चला, जिसमें अंबिकापुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों के लोगों ने अपना प्रदर्शन किया। लेकिन मैच के फाइनल में वार्ड क्रमांक 22 और वार्ड क्रमांक 39 की टीम पहुंची। रात्रिकालीन महापौर क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में फाइनल मैच जीतने वाले के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था।
देखिए, क्योंकि जनता ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है, उनके बदौलत आज हम जनप्रतिनिधि बने, विधायक बनने के साथ इतनी बड़ी आशीर्वाद मिले कि आज कैबिनेट मंत्री का मुझे रूप भी दिया गया और कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद रहा है। तो अभी कुछ गांव ऐसे चिन्हांकित किए हैं जहाँ मैं एक बार भी नहीं पहुँच पाई हूँ, तो ऐसे गाँव को चिन्हांकित करके मैं वहाँ जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ और समस्या को जानने का प्रयास कर रही हूँ कि वाकई में क्या समस्या है। और यही नहीं, अपने जानने के साथ ही हमारे जो जनपद स्तर के जो अधिकारी हैं उनको भी साथ में लेके जा रही हूँ, ताकि वहाँ पे जो भी विषय है, क्योंकि राजस्व विभाग से संबंधित बहुत सारे विषय आते हैं जो लोग आम जनता दफ्तरे का चक्कर काटते हैं, तो वो चक्कर ना काटना पड़े, इसलिए अधिकारियों को भी मैं लेके जा रही हूँ। महापौर कप 2025 का 13 तारीख को ओपनिंग हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तब से आज फाइनल मैच में आखिर में ये दिन का इंतजार था, हो ही गया। और फाइनल में जो पहुँचे, मुझे तो लगता है ये कभी सभा में भी दोनों पक्ष का देखा जाता है। आज देखिए, एक बार हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी का वार्ड है, ये बहुत ही सौभाग्य है कि उनके वार्ड का फाइनल पहुंच गया है। बाकी एक बार दोनों दल का देखें तो एकदम निष्पक्ष हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। ये क्रिकेट मैच कराकर आज जो परिणाम देखने को मिला है, दोनों ही दल के वार्ड के फाइनल में पहुंचे हैं। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की सरोना नर्सरी में एक भालू ने 2 वर्षों से अपना अड्डा बना लिया। इसकी पुष्टि हुई जब भालू का आराम करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको बता दें, फलदार पेड़ों से भरी वन विभाग की इस नर्सरी में भालू को आसानी से भोजन मिल रहा है। वह दिन रात यहीं घूमता, खाता और आराम फरमाता नजर आता है। मुड़पार और सरोना जैसे रिहायशी इलाकों के बीच स्थित इस नर्सरी में भालू अब तक किसी को कोई नुकसान भालू ने नहीं पहुंचाया है और इंसानों को देखकर खुद ही दूरी बना लेता है। साहिबगंज जिले के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित जीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में 2 अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े घुसकर दुकान संचालक को गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात के बाद दोनों अपराधी बाइक से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की वारदात की तस्वीर कैद हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एसपी अमित सिंह ने दावा किया कि अपराधी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। साहिबगंज बाजार में आज शाम में एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना मिली है। ये अभी प्रारंभिक सूचना है, पुलिस आगे जांच कर रही है। फुटेज में कुछ लोगों का चेहरा दिखा है हम लोगों को, हम लोग उस पर छापेमारी कर रहे हैं। तो जिनको गोली लगा उनकी क्या स्थिति है? वो अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। निर्माण में देरी को लेकर बड़ा जुर्माना लगा। यह अहम खबर आपको नोएडा से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही है हर दिन का 10 लाख रुपए जुर्माना। टाटा प्रोजेक्ट तैनात करेंगे 2000 अतिरिक्त श्रमिक। 30 जून तक निर्माण पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्रमिक लगाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही हर दिन 10 लाख रुपए का जुर्माना। टाटा प्रोजेक्ट्स तैनात करेंगे 2000 अतिरिक्त श्रमिक। निर्माण में देरी को लेकर बड़ा जुर्माना लगा है। यूपी सरकार लगा रही है हर दिन का 10 लाख रुपए जुर्माना। टाटा प्रोजेक्ट्स तैनात करेंगे 2000 अतिरिक्त श्रमिक। 30 जून तक निर्माण पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्रमिकों की जरूरत है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। समय पर काम पूरा न होने की वजह से और निर्माण में देरी को लेकर अब जुर्माना लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा जुर्माना लगाया है।
प्रतिदिन 10 लाख रुपए का जुर्माना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगाया गया। आपको बता दें, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा 2000 अतिरिक्त श्रमिक उपलब्ध कराए जाएंगे। निर्माण में देरी को लेकर ये बड़ा जुर्माना लगा है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स तैनात करेंगे 2000 अतिरिक्त श्रमिक। निर्माण में देरी को लेकर 10 लाख रुपए प्रतिदिन का यह जुर्माना लगाया गया। यूपी सरकार लगा रही है 10 लाख रुपए प्रतिदिन का जुर्माना। टाटा प्रोजेक्ट से तैनात करेंगे 2000 अतिरिक्त श्रमिक। निर्माण में देरी को लेकर लगा ये बड़ा जुर्माना। तो 30 जून तक निर्माण पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्रमिक उपलब्ध कराए जाएंगे। 2000 अतिरिक्त श्रमिक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी यह अहम खबर, और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे सलाहकार संपादक के वक्स सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। के वक्स सर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी ये खबर जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण में देरी को लेकर प्रतिदिन 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, क्या कुछ है अपडेट है सर इस पर? देखिए मानस, ये उत्तर प्रदेश या कहिए मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये शायद विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अटलांटा के बाद ये एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है और ये विश्व में इस एयरपोर्ट को जाना जाएगा। और इसकी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं काम करने में विलम्ब कर रही थी और इसकी जो डेडलाइन दी थी 30 जून तक कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन जो टाटा कंसल्टेंसी को इसका काम दिया गया था वो बड़ा आनाकानी कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा प्रतिदिन, यानी जितने दिन वो लेट करेंगे प्रतिदिन 10 लाख रुपए का जुर्माना उनको देना पड़ेगा। और अथॉरिटी के अधिकारियों ने उनसे जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है और जुर्माना न देना 2000 श्रमिक अतिरिक्त लगा दिए गए हैं। लेकिन जब तक ये एयरपोर्ट बनकर नहीं तैयार हो जाता है और जो टाटा कंसल्टेंसी को जो कार्य सौंपा गया पूरा नहीं कर देते, तब तक जुर्माना जो हुआ जाएगा। और इनको 30 जून की अंतिम तिथि दे दी गई है। 30 जून तक अपना जो आपको काम अलॉट किया गया है, जो काम आपको सौंपा गया है, उसे पूरा कर ले, अन्यथा जुर्माना आपका बनता रहेगा। हाँ बिल्कुल के वक्त सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी एक अहम खबर, 30 जून तक निर्माण पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्रमिक लगाए गए हैं। 2000 अतिरिक्त श्रमिक लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया है। समय से निर्माण कार्य न होने से, निर्माण कार्य में देरी होने की वजह से ये प्रतिदिन ये 10 लाख रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया गया है। टाटा प्रोजेक्ट्स तैनात करेगा 2000 अतिरिक्त श्रमिक, जिससे कि समय पर कार्य पूरा किया जा सके। और निर्माण में देरी को लेकर अब ये बड़ा जुर्माना लगा है। और अगली अहम खबर सीतापुर से, कांग्रेस सांसद के मामले में आज सुनवाई हुई। रेप और शोषण के आरोप में घिरे कांग्रेस सांसद, चार्ज की स्टेज पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज हुई है। सांसद राकेश राठौर के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। उभय पक्षों की बहस के उपरांत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा किया गया है निरस्त। प्रार्थना पत्र निरस्त होने से कोर्ट में कमजोर पड़ा सांसद का पक्ष। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 मई निर्धारित की गई है। तो एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। प्रार्थना पत्र निरस्त होने से कोर्ट में
सांसद का पक्ष कमजोर पड़ा है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 मई निर्धारित की गई है। तो सीतापुर से अहम खबर, कांग्रेस सांसद के मामले में आज सुनवाई हुई है। रेप और शोषण के आरोप से घिरे हैं कांग्रेस सांसद। चार्ज की स्टेज पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज हुई है। सांसद राकेश राठौर के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। उभय पक्षों की बहस के उपरांत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। और अगली अहम खबर अलीगढ़ से, दबंगों ने एक ही परिवार की आपको बता दें, एक परिवार की बेरहमी से पिटाई की है। बच्चों के विवाद में यह मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सामने आ रहा है। हथियार, लोहे की रॉड, लाठी डंडों से मारपीट की गई है। पीड़ित परिवार की महिला ने बच्चों के विवाद में मारपीट की है। घटना में मां, बेटी और बेटा घायल हुआ है। घटना 30 अप्रैल की रात की बताई जा रही है। 3 दिनों तक कार्रवाई के लिए भटकता रहा है पीड़ित पीड़ित परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। घटना के चौथे दिन लिखी गई है एफआईआर। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। महिला का आरोप है कि दबंग अभी भी धमकियां दे रहे हैं, मुकदमा वापसी का दबाव बना रहे हैं। पुलिस घटना के बाद अब जाकर डॉक्टरी करा रही है। घटना के 4 दिन बाद पुलिस डॉक्टरी करा रही है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। टप्पल थाना इलाके के कस्बा स्थित ऊपरकोट मोहल्ला की घटना है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दबंगों का कहर साफ तौर पर देखा जा रहा है। घटना 30 अप्रैल की रात की बताई जा रही है। 3 दिनों तक कार्रवाई के लिए यह परिवार भटकता रहा है। उसके बाद एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी के आदेशों के बाद पीड़ित परिवार ने एसएसपी से शिकायत की और एसएसपी के आदेश के बाद चौथे दिन एफआईआर लिखी गई है। महिला का आरोप है कि दबंग अभी भी धमकियां दे रहे हैं। तो दबंगों का एक परिवार पर कहर टूटा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, चीख पुकार मच रही है। और अगली अहम खबर सीतापुर से है। शिक्षिका ने साथी शिक्षकों पर लगाए हैं आरोप। साथी शिक्षकों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को मारपीट किए जाने की बात कही गई है। स्कूल में अवकाश के बाद मारपीट करने की बात कही है। शिक्षिका ने रो रो कर सुनाया अपना हाल। शिक्षिका ने कहा, स्कूल से गायब रहते हैं अन्य शिक्षक, विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट की गई है। शिक्षिका को रोता देख ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई है। संबिलियन विद्यालय बनगवा का बताया जा रहा है पूरा मामला। संबिलियत विद्यालय बनगवा का यह पूरा मामला है। शिक्षिका ने स्कूल से शिक्षकों को गायब होने की बात कही और विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट की गई है। यह शिक्षिका ने बात कही। शिक्षिका ने कहा, स्कूल से गायब रहते हैं अन्य शिक्षक, विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट की गई है। ये घटना कोई इनके पास सबूत है, बस ये चीज निकाल कर ये चीज ये कर रही है। मेरे पास सिर्फ ये सबूत था, मेरे गाँव वाले मेरे बच्चे थे। अच्छा, शनिवार को जब विवाद हुआ था, शनिवार वाले दिन कौन कौन प्रेजेंट था यहाँ पे? शनिवार वाले दिन इन सब ने छुट्टी ले ली। मुझे फ्राइडे को मारा था, शुक्रवार वाले दिन। अच्छा, हाँ। शनिवार वाले दिन इन लोगों ने उपस्थिति नहीं की थी, सभी लोगों ने नहीं। शनिवार वाले दिन सबने छुट्टी ले ली। एकदम ऐसा कई बार होता है, मुझे अकेले छोड़ देते हैं जिससे कि तो शिक्षिका ने रो रो कर अपनी पीड़ा कही है। स्कूल में अवकाश पर रहते हैं शिक्षक, स्कूल में शिक्षकों की मनमानी चलती है। शिक्षिका ने कहा कि कई शिक्षक नदारद रहते हैं और जब विरोध करते हैं तो उसके साथ मारपीट की जाती है। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई है। और सीधा आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के मंडला, जहां आदि उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कहना, सुनाते हैं आपको। आप चिंता मत करो, जो आपने मांगा रानी जहां वो मड़िया है,
देने के लिए तैयार है, वहां परमानेंट जो मांगोगे सब मिलने वाला है। आपने कहा बड़ी भीड़, कई जगह के लोग आते हैं, वहां आराम से बैठने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए बड़ा सभागार बनाना पड़ेगा। 4-5 हजार लोग, उनकी व्यवस्था करना पड़ेगी, पीने का पानी देना पड़ेगा, रुकने की व्यवस्था करना पड़ेगी। मैं घोषणा करता हूं, कलेक्टर मंडला आप प्रस्ताव भिजवाना, मैं यहीं से राशि मंजूर करता हूं हमारे अपने के लिए। अरे जब हम अपने पुरखों को देंगे, वही तो गौरव हमारा है, किसके पास जाएंगे। और इस शंकर शाह रघुनाथ शाह के महल के लिए भी जो राशि आप मांगोगे, उस राशि भी, वो सारी की सारी राशि यहीं से मंजूर करने की घोषणा हूं। आपने 14.5 करोड़ के प्रस्ताव भिजवाए, अरे दुनिया देखेगी। तथा रघुनाथ शाह दोनों ने अपना बलिदान जिस प्रकार से दिया, जो के सामने छाती अड़ा करके अपने आप को तोप के सामने, कोई मामूली बात है क्या। ना अंग्रेज डरे, ना तोप से डरे। अंग्रेज से कहा तेरे में जितना दम है। ये बहादुर आदिवासी, बहादुर माता के सच्चे सपूत। बोटी बोटी अलग हो जाएगी, हम भगवान से कामना करेंगे, अरे फिर जन्म देना, फिर लड़ेंगे। यह गौरवशाली अतीत। एक जनी जितना जन्म मिलेगा, हर जन्म में हमारी लड़ाई हमारे देश के, हमारे धर्म के दुश्मनों के खिलाफ होगी। ये गौरवशाली अतीत रानी दुर्गावती में दिखाई देता है, टंट्या मां दिखाई देता है, बिरसा मुंडा में दिखाई देता है। हमारे देश के अंदर ऐसी ताकतें हमको बांटना चाहेगी, लड़ाना चाहेगी, ये कभी संभव नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपस में लड़ा नहीं सकती है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का भारी जोरदार अभिनंदन करो, यशस्वी प्रधानमंत्री का। सब प्रकार के व्यवस्थाओं के बलबूते पर आज यहाँ मध्य प्रदेश में भी और देश में भी आप कल्पना करो, एक से बढ़कर एक डैम, ये पानी की सुविधा, खेती की सुविधा, बिजली की लाइन और बिजली अब आने वाले समय में विनय जी, संजय जी, हमारी सरकार ने तो तय किया है बिजली का कनेक्शन 5 रुपए देंगे। 5 रुपए में ये हमारी सरकार ने तय किया है। कल्पना तो करो आप, ये हमारी सरकार ने तय किया। हाल 3 साल में अभी 5 हार्स पावर का कनेक्शन 7,500 करना पड़ते हैं, लेकिन सोलर पंप दे करके प्रदेश के अंदर 2 लाख टेम्परेरी और 30 परमानेंट किसान हैं, सबको सोलर पंप दे करके बिजली के बिल छुट्टी करा देंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। आने वाले समय में कोई बिल की जरूरत नहीं, बल्कि अगर बिजली होगी तो किसान से और बिजली खरीदेंगे और भुगतान करेंगे। अभी गेहूं भी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा रेट 2600 रुपए क्विंटल अगर कोई खरीद रहा है, हमारी सरकार खरीद रही है 2600 रुपए क्विंटल। और पे भी 4000 रुपए हेक्टेयर का बोनस हमने दिया। ये हमारी सरकार का निर्णय है। जब हम बात कर रहे हैं तो कोदो कुटकी, इसमें भी 1000 रुपया प्रति क्विंटल श्री दुर्गावती रानी के नाम पर ये अनुदान हम दे रहे हैं। और तेंदू पत्ता संग्राहकों का भी 3000 रुपये मानक बोरा को बढ़ाकर 4000 रुपया हमने किया है। कानून के अंतर्गत जल जंगल जमीन के संरक्षण के सार हम दे रहे हैं। बेगा, सहरिया, भारिया, इन जातियों करके बाकी भी समग्र रूप से 1607 करोड़ की व्यवस्था। और अब खबरों का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई से। अगली अहम खबर है, जहां सुभाषपा के कार्यकर्ताओं ने सौंपा है पत्र। पीएम को संबोधित धन्यवाद पत्र सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र सौंपा है। हरदोई कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर पत्र सौंपा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट को धन्यवाद पत्र सौंपा गया है।
जातीय जनगणना को लेकर कार्यकर्ताओं ने यह पत्र सौंपा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी के नेतृत्व में यह सौंपा गया है पत्र। तो हरदोई कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम यह पत्र सौंपा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट को धन्यवाद पत्र सौंपा गया। जैसा कि आपने देखा था, अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में जातिगत जनगणना कराने का जो आदेश पारित किया है और कहा है कि देश में हम जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराने का काम करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार जातिगत जनगणना के लिए चाहे सरकार में रहते हुए चाहे सरकार से बाहर उन्होंने गांव-गांव इस अभियान को चलाकर जातिगत जनगणना की मांग करी और आज कहीं ना कहीं उनको इस बात को लेकर जो मांग कर रहे थे उस बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जातिगत जनगणना का आदेश किया है तो उसके लिए हम लोग धन्यवाद देने आए थे प्रधानमंत्री जी को। और अगली अहम खबर हरदोई से। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह का सराहनीय कार्य सामने आया है। जन सुनवाई के दौरान देखने को मिला है सराहनीय कार्य। फरियाद लेकर पहुंची थी दिव्यांग महिला राम सुखी। दिव्यांग महिला ने डीएम से ट्राईसाइकिल दिलाने का अनुरोध किया। डीएम ने तत्काल दिव्यांग कल्याण अधिकारी को बुलाया। अधिकारी को तत्काल प्रभाव से ट्राईसाइकिल देने के निर्देश दिए। डीएम ने दिव्यांग महिला राम सुखी को दी है ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद जताया आभार। दिव्यांग बुजुर्ग ने डीएम का जताया आभार। भगवान पूर्वा मजरा जलालपुर की रहने वाली है राम सुखी। आशीर्वाद दे, खूब फरे फूलें, खूब दूधन पूतन फरे भैया, खूब अच्छे रहें और भैया अच्छे बने रहें भैया। और अगली हम खबर लखनऊ से। लखनऊ में इंजीनियर्स को तालिबानी सजा सुनाई गई। गोमती नगर विस्तार में लिफ्ट इंजीनियर पर कहर बरपाया। आपको बता दें शंख एयरलाइंस के मालिक पर गंभीर आरोप लगे हैं। इंजीनियर को बंधक बनाकर की गई है पिटाई। श्रवण कुमार विश्वकर्मा जो इंजीनियर है उन पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। श्रवण कुमार शर्मा पर प्रताड़ना का आरोप लगा। इंजीनियर को 5वीं मंजिल से उल्टा लटकाया गया। रस्सी से बांधकर की गई है अमानवीय हरकत। गनर के साथ मिलकर मालिक ने मारपीट की है। पीड़ित का दावा है बंगले पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने भी इंजीनियर की पिटाई की है। घर के अंदर बनाया गया बंधक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस बंधक को छुड़ाया है। घटना के बाद थाने पहुंचे गुस्साए कर्मचारी। संघ एयरलाइंस के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कई सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। तो लखनऊ में इंजीनियर्स को तालिबानी सजा दी गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, देख सकते हैं आप। इंजीनियर को तालिबानी सजा दी गई है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य व दलित चिंतक लालजी निर्मल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव को जमकर घेरा है। इस दौरान के न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए लालजी निर्मल ने कहा कि अखिलेश यादव दलितों के विरोधी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने कई स्थलों का नाम उन्होंने बदल दिया है। जाति जनगणना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा कभी ऐसा न होने देती, इसको सिर्फ मुद्दा बनाती। अखिलेश यादव के पीडीए पर उन्होंने कहा कि उनका पीडीए नकली है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए ऐसा ढोंग कर रहे हैं। हमारे साथ मर्सिन निर्मल जी हैं। जी सर, आपने जो है अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें जो है अखिलेश यादव बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या मामला है? देखिए, अखिलेश यादव जी को आजकल अंबेडकर से बड़ा मोह हो गया है। उन्होंने अंबेडकर के चेहरे पर अपना चेहरा बना करके और एक उसका तस्वीर लिया था एक कार्यकर्ता के माध्यम से, और जब उसका विरोध हुआ तो उनका ये कहना है कि उस कार्यकर्ता ने ऐसा चित्र बनाया था और मैं उसको सलाह दूंगा कि वो चित्र ना बनाए। तो अखिलेश यादव अंबेडकर के विरोध में जो कृत्य कर रहे हैं, बाबा साहब के चेहरे को विकृत कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, क्योंकि ये पहली बार नहीं घटित हो रहा है। ये जब सत्ता में थे तो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से यहाँ पे हरित उद्यान था,
वहाँ से अंबेडकर का नाम हटा दिया था। अंतर्राज्यीय बस अड्डा था आलमबाग का अंबेडकर के नाम से, उससे भी अंबेडकर को हटा दिया था। रामपुर में तारामंडल था अंबेडकर के नाम से, वहाँ से भी अंबेडकर का नाम मिटा दिया था। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमसे बड़ा अंबेडकरवाद की कोई नहीं है, क्यों इसलिए तो पीडीए लेके चल रहे हैं। देखिए, उनका पीडीए फर्जी है और वे झूठ बोलते हैं। अंबेडकरवादी कभी आरक्षण विरोधी हो सकता है क्या? समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट में आरक्षण का बिल फाड़ दिया, प्रमोशन में रिजर्वेशन आज देश से खत्म हो गया, उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। और 1.5 लाख दलित कार्मिकों का रिवर्सन कर दिया उत्तर प्रदेश में। ये कैसे अंबेडकर का नाम ले सकते हैं? कैसे दलितों की बात कर सकते हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमारे और कांग्रेस के ही दबाव के चलते जो है सरकार आपकी झुक गई, जाति जनगणना करवाने लगी। देखिए, वो कल से कुछ दिनों से जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। इसके पहले जातीय जनगणना को जानते भी नहीं थे कि क्या है। और अगर कांग्रेस इसका श्रेय लेना चाहती है तो कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आप आधी सदी से ज़्यादा इस देश पे हुकूमत किए हैं और अंबेडकरवादियों की ये बहुत पुरानी मांग है जातीय जनगणना की। तो जातीय जनगणना का निर्णय क्यों नहीं लिया अपनी सरकारों में? आज जब बीजेपी की सरकार ने निर्णय लिया है तो आप श्रेय लूटना चाहते हो। तो ऐसे कैसे लूट लोगे भाई? आप आधी सदी तक क्या करते रहे? सत्ता में थे ना, तो क्यों नहीं लागू किया? ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी लाल जी निर्मल साहब, जिन्होंने अखिलेश यादव पे जो आरक्षण का बिल फाड़ा संसद भवन वो लेके तमाम अंबेडकर के नाम पे जो स्थल थे जो बदले गए उस पर अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद से हमारे के न्यूज के संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय ने खास बातचीत की। मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मेहनत उन्होंने की है। इस बिल से गरीब मुसलमानों का भला होगा। जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों विकास नहीं चाहती हैं। इनकी सरकारें रहीं, लेकिन तब क्यों जातीय जनगणना नहीं कराई? इनको सिर्फ अपने से मतलब है। पहलगाम घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलौने वाले राफेल और नींबू मिर्च वाले वीडियो पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सब हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, बोलते बोलते वो देश के खिलाफ बोलने लगते हैं। ऐसे मामलों में इनका चरित्र उजागर हो जाता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी है। सर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई हो रही है, जिसमें बताया गया है कि ये मुसलमानों की स्वतंत्रता के खिलाफ है, इसलिए इस पर रोक लगाई है। वक्फ संशोधन अधिनियम ये मुस्लिम समाज के विकास के लिए एक मील का पत्थर है जो मोदी सरकार ने मुसलमानों को तोहफा दिया है। आज जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा था, उसका इस्तेमाल मुसलमानों के वेलफेयर के लिए कम और खुद के वेलफेयर के लिए, निजी स्वार्थ के लिए ज़्यादा हो रहा था। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी मोदी सरकार ने ये जो अमेंडमेंट को पेश किया है, इससे आम गरीब पिछड़े पासमानदा मुसलमानों के उत्थान के नए रास्ते खुलेंगे और निश्चित तौर पर वक्फ के माध्यम से हम गरीब मुसलमानों के विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे। अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर एक थी, लेकिन बीच में चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि बयान जो उनके नेता और इनके तरफ से भी नेता दोनों एक दूसरे के खिलाफ देते थे। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इंडिया की जीत है। देखिए, अखिलेश यादव जी हो गए या कांग्रेस पार्टी हो गई, जब ये लोग सत्ता में थे तब क्यों नहीं इन्होंने जातिगत जनगणना करा ली? कांग्रेस पार्टी तो, नेहरू जी तो इसके जातिगत जनगणना के खिलाफ थे 1951 में, सबको मालूम है। उसके बाद इंदिरा जी आई, उसके बाद राजीव जी आए, तमाम कांग्रेस पार्टी की कई बार सरकार बनी, लेकिन अपने कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। तो ये साफ दर्शाता है कि केवल जातियों के हितैषी होने का ढोल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पीट रही है। समाज के विकास से उन्हें कहीं कोई मतलब नहीं। एक राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के घर जाते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है उस परिवार से जो पहलगाम में जिनकी जो है मौत हो गई। और वहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है एक खिलौना लेके नींबू और मिर्चा टांग के जो है सिर्फ भारत सरकार को ही दिखाना चाहते हैं कि आखिर में मजाक नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये भाजपा का विरोध करते करते ये लोग भारत का विरोध करने लगे और यकीनन इस तरीके की सोच एक सभ्य समाज में कहीं उस स्टैंड नहीं करती। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद थे, जिन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर वार किया और उन्होंने ये भी बताया कि एक का बीजेपी का विरोध करते करते देश के खिलाफ भी काम करने लगते हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। रुकेंगे अगली अहम खबर का। पीएम केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट में 54वीं संभागीय खेल कूद प्रतियोगिता बालिका वर्ग का शुभारंभ मशाल जलाकर किया गया। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं होनी है। 3 दिनों तक चलने वाले इस खेल महोत्सव में केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ संभाग के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से 282 खिलाड़ी और उनके अनुरक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी और कोच रत्नदीप पाल ने स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन मशाल जलाकर करते हुए कहा कि वर्तमान समय में खेलों को लेकर सभी की सोच बदली है। खेल बहुत ही सकारात्मक रूप से करियर का पर्याय बन रहा है। हमारी सरकारें आर्थिक सहायता के साथ साथ वातावरण भी उपलब्ध करा रही हैं। खेलकूद हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचार्य श्री सोमपाल ने मुख्य अतिथि खिलाड़ियों व अनुरक्षकों तथा उपस्थित शिक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु योजना व समयबद्ध तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन करता रहता है। हमारे केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए विद्यार्थी खेलों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। उप प्राचार्य राजेश कुमार मिश्रा ने आए हुए निर्णायकों, समीक्षकों, अनुरक्षकों और खिलाड़ियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अच्छे प्रदर्शन की कामना की। उप प्राचार्य धीरज सिंह ने पर्यवेक्षकों और कोच का वेज लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजिका डॉक्टर मीरा दुबे और संयोजक दीपक कुमार और मंगेश कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों को कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। व्यवस्था के लिए पूरी टीम तत्पर है। 2 दिन तक चलने वाले इस खेल महोत्सव में केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ संभाग विद्यालय प्रतिभाग कर रहे हैं। खेल का आरंभ तीरंदाजी और फुटबॉल मैच से हुआ है। फुटबॉल मैच का शुभारंभ अंडर 17 केंद्रीय विद्यालय पीलीभीत और आरआरसी फतेहगढ़ के बीच हुआ। केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ ने केंद्रीय विद्यालय पीलीभीत को हराया। अंडर 14 पीएम केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट और जेएलए बरेली के बीच हुआ। केंद्रीय विद्यालय जेएलए बरेली ने केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट को हराया। संचालन जया शर्मा, शैलेश गुप्ता और दीपा सोनकर ने किया। कार्यक्रम में ममता शुक्ला, पूर्णिमा त्रिपाठी, ज्योति गौतम आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं सोमपाल, प्राचार्य पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट। आज हमारे यहाँ बॉयज़ का रीजनल स्पोर्ट्स मीट प्रारंभ हुआ है और इसमें फुटबॉल और आर्चरी के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। कुल लखनऊ संभाग के कुल 20 केंद्रीय विद्यालयों के 266 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलने वाली है। यहाँ से सफल हुए खिलाड़ी वो आगे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। लगभग कितने बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है और कहाँ के बच्चे आए थे और इसको कितने दिन तक चल रहे थे? हाँ, ये 3 दिन तक चलने वाली है। 266 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और 20 केंद्रीय विद्यालयों के हैं, जिसमें मुख्यतया कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, बरेली, बाराबंकी, शाहजहांपुर इत्यादि इन सभी जगहों से बच्चे आए हुए हैं। बच्चों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे क्या? बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खेल से हमें अनुशासन से लेकर के शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही साथ मैं खिलाड़ियों को कहना चाहूँगा कि अपने मनोयोग से खेलें, ईमानदारी से खेलें और खेल को खेल भावना से खेलें। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।